Peace be with you all. I welcome you again in Biology Online Lectures, and hopefully, all of you are fine and you spend a good weekend. And today, we are going to start with this breathing exercise. So, what you can see in your screen, inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So, I just want to ask you people, okay, what you are inhaling and exhaling? Definitely air. When you are inhaling, you are breathing in oxygen. और जब आप exhale कर रहे हैं, तो exhale में आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहे हैं. ठीक है? अब now see, look at this image. इस इमेज में आप क्या देख सकते हैं कि पहले एक शख्स जो है वो एक चीज दे रहा है दूसरे को और बदले में वो भी. तो जब हम एक चीज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, चीजों का रद्दोबदल करते हैं तो एक्सचेंज करते हैं, लेकिन ऊपर वाले प्रोसेस में हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड. बॉडी होते हैं. तो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है किसके साथ? ग्लूकोज के साथ. यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है. तो वो क्या बना देती है? ग्लूकोज बना देती है. ग्लूकोज के साथ ये रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं. और जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू एटीपी बनता है, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में, 9th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 10. 9th की बायोलॉजी जो थी वो 9 चैप्टर तक थी, और आगे 10th चैप्टर से जो आपकी बायोलॉजी स्टार्ट होती है वो 10th की बायोलॉजी. और उसका पहला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं, जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि गैसियस एक्सचेंज, कि जब ऑक्सीजन इनहेलिंग में इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर रहे हैं. ठीक है. इनहेलिंग आउटहेलिंग, यहाँ के जैसे कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं. और इसी तरह प्लांट्स में भी ऐसे होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज के बारे में, जिसमें हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स और गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल और ह्यूमन बीइंग, और फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेज हैं, जैसे कि एम्फीसीमा या ब्रोंकाइटिस है या निमोनिया है या स्मोकिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे. सो इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. सो इन चैप्टर नंबर 10, which is gaseous exchange, the major topic are gaseous exchange in plants. सबसे पहला टॉपिक क्या है? गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. और दूसरा गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन. और तीसरा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं. और यहाँ से हम इसका इंट्रोडक्शन कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके रिलेटेड क्वेश्चन
नाइन्थ क्लास में 7 चैप्टर में आप बखूबी पढ़ चुके हो सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे कि अभी भी मैंने आपके सवाल किया था कि एटीपी कैसे प्रोड्यूस करता है फूड, फूड के जरिए एटीपी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन उसका आंसर है कि फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द cellular respiration, and it give rise carbon dioxide and water, and lots of energy is produced in the form of ATP. And I have already told you that one glucose molecule can generate 36 ATP molecule in aerobic respiration. और इसमें होता क्या है कि जो फूड के अंदर एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। फूड के अंदर एनर्जी की सूरत में स्टोर होती है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की सूरत में होती है, और उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जिसकी जरिए एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन हेल्पफुल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के लिए, और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराने के लिए मदद देती है। ठीक है, तो ये तो हमारा पिछला बैकग्राउंड नॉलेज था जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन भी हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म गेट ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कहां से हासिल करते हैं ऑक्सीजन? फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड इट टू देयर cells. So the carbon dioxide produced during cellular respiration is taken out of the cells and ultimately from the body. So taking in the oxygen and giving out of carbon dioxide termed as gaseous exchange. ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है कि ऑक्सीजन अगर हम इनहेल करें और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि इसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो है ब्रीदिंग और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ये नोट डाउन करने वाली बात है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है कि डिफाइन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको कह देते हैं कि ये सेम प्रोसेस ही है, कि ब्रीदिंग में भी हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में भी गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। इज इट? लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। The term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out the air to get rid of carbon dioxide. Breathing एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है इंसान और एनिमल जो है ऑक्सीजन इन करने के लिए इनहेल करते हैं एयर को, और एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रही है और ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सिर्फ गैसेस एक्सचेंज जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर ब्रीदिंग इज ओनली द मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आगे, दस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सिनोनिमस। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सिनोनिमस नहीं है, इनका एक ही मतलब नहीं है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में मैकेनिकल प्रोसेस भी है, बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, जबकि ब्रीदिंग सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल है और फिजिकल प्रोसेस है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि ब्रीदिंग जो गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस है, मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है, वो कैसे होता है। जबकि 9th में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एक मैकेनिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस था उसको डिटेल से स्टडी किया था। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स।
क्या है? गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. So plants have no organs or systems for the exchange of gases with the environment. Plants के अंदर ना तो कोई organ है, ना कोई developed system है जिसके थ्रू वो gases को exchange कर सकें. तो फिर वो कैसे करते हैं? Each and every cell of plant body exchange gases with the environment by its own. तो इस वजह से, क्योंकि उसमें एक कोई डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, इस वजह से उसके हर एक सेल को, प्लांट के हर सेल को डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, और गैसेस एक्सचेंज करना पड़ता है. The leaves and young stems have stomata. लीव्स के अंदर यानी पत्तों के अंदर, और जो यंग स्टेम्स हैं, तने हैं जो, उनमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं. छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं. सो द गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू दीज स्टोमेटा. तो लीव्स और यंग स्टेम्स में कैसे गैसियस एक्सचेंज होती है? थ्रू स्टोमेटा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू के लिए, कई दफा बोर्ड में भी, बोर्ड एग्जाम में भी आया है कि लीव्स एंड यंग स्टेम रेस्पायर थ्रू और ब्रीथ थ्रू, और गैसियस एक्सचेंज अकर इन लीव्स एंड यंग स्टेम थ्रू. तो उसकी ऑप्शन लिखी होती हैं, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टोमेटा. होपफुली इट इज क्लियर. द इनर सेल ऑफ लीव्स, जो लीव्स के अंदर के सेल्स होते हैं जो कि मीजोफिल्स होते हैं, एंड द स्टेम्स हैव आल्सो एयर स्पेसेस अमंग देम. उनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो अपर सरफेस के तो डायरेक्ट कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ होता है, तो वो डायरेक्टली गैस एक्सचेंज कर लेते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट द इनर सेल? तो इनर सेल्स के अंदर क्या सिस्टम मौजूद है कि वहां पे सेलुलर स्पेसेस मौजूद हैं जहां पे एयर ट्रैप हो जाती है. तो वहां पे भी सेल का इन कांटेक्ट हो जाता है एयर के साथ, और वहां पे इस तरह से वो गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि ब्लू लाइंस में आप पढ़ सकते हैं, द यंग स्टेम्स एंड लीव सम गैसियस एक्सचेंज also occur through the cuticle which is present over the epidermis. तो यंग स्टेम्स में और लीव्स में जो कि गैसियस एक्सचेंज क्यूटिकल के थ्रू, जो सबसे ऊपर फैटी लेयर है, उसके थ्रू भी होती है. इसको भी आपने नोट डाउन करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है कि यंग लीफ का एक स्ट्रक्चर है, और बड़ा डिटेल से उन्होंने ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया है. आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे अपर लेयर जो है, यहाँ पे अगर मैं माउस के साथ आपको दिखाऊं तो सबसे अपर लेयर फैटी लेयर जो है क्यूटिकल है. उसके नीचे ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है ये अपर एपिडर्मिस है, और यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस है. और इनके दरमियान ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स मीजोफिल सेल्स हैं जो फोटोसिंथेटिक सेल है. और आप यहाँ पे इनर सेल्स देख सकते हैं, इनके दरमियान एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं. और दिस इज द पोर्शन which is known as stomata. ये जो स्टोमेटा है ये दो गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है, और गार्ड सेल जो है बीन शेप सेल होते हैं, ठीक है. और इनके अंदर एक छोटा सा होल, जब दो गार्ड सेल आपस में जुड़ते हैं तो छोटा सा इनके अंदर होल हो जाता है जिसको स्टोमा कहते हैं, जो कि जिसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज हो पाती है. So this is all about the gaseous exchange in stems and leaf cells of the young plant. अगले पैराग्राफ में आप लोग पढ़ेंगे लीफ सेल्स हैव टू सिचुएशंस. लीफ सेल्स के पास दो सिचुएशंस होती हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन. डे टाइम पे वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ करते रहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है. तो फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर रहा होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो नेट रिजल्ट क्या होता है कि दिन के टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है, और एक्सेसिव जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट्स रेस्पिरेशन के थ्रू या ब्रीदिंग के थ्रू वो क्या करते हैं? आउट एक्सहेल करते हैं. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग cellular respiration is utilized in photosynthesis process. However, during night time क्या होता है कि there is no photosynthesis.
नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं है, और लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यही रीजन है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोना जो है खतरनाक है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त जो है जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहे होते, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी रिलीज तो कर रहे होते हैं और वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, क्योंकि रात के टाइम सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और रेस्पिरेशन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, यूटिलाइज उन्होंने करनी है। तो अगर आप रात के टाइम दरख्तों के नीचे सोएंगे तो वो आपकी भी ऑक्सीजन इनहेल कर लेंगे और इसकी वजह से सफोकेशन हो सकती है, और अगर देर तक ऐसा प्रोसेस होता रहे तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, समटाइम जो है नर्वस प्रॉब्लम हो जाती है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से लोग जो हैं फिर समझ लेते हैं कि दरख्त के नीचे सोने से कोई जिन वगैरह या चुड़ैलें चंबड़ गई हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये होती है कि रात के टाइम जो है वो क्या होता है, प्लांट्स जो है ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। तो अगर वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो तो प्लांट का साइज आपकी निस्बत बहुत बड़ा होता है, और वो जो है ज्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर लेता है, और उसके गिर्द जितनी भी एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो जाती है। और हमारे नर्वस सिस्टम को अगर ऑक्सीजन कम मिले तो वो उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दी। और फिर नेक्स्ट है ब्रीदिंग इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट। पहले तो हमने देखा यंग प्लांट्स के लीव्स में और स्टेम्स में, ठीक है, जो हर्बेशियस स्टेम थी उसमें हमने देखा, लेकिन अब वुडी स्टेम और मैच्योर रूट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, ब्रीदिंग कैसे होती है। सो द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। वुड में आप देख सकते हैं कि बार्क से कवर होती है सरफेस विच इज इम्प्रीवियस, यानी जिसके ऊपर गैसेस और वाटर जो है वो उसमें से परमिट कर सकते हैं, वो उसमें से एक्सचेंज कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर्स, ठीक है, थ्रू आउट सरफेस के ऊपर पोर्स नहीं होते, लेकिन कुछ चंद जगहों पे पोर्स होते हैं जो कि बाग की लेयर में मौजूद होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, लेंटी सेल्स। तो यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो जो कि बार बार पेपर में आ चुकी है, लेंटी सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय लेंटी सेल्स? तो ये नोट कर लें आप अपनी बुक्स पे कि लेंटी सेल्स क्या होते हैं। तो लेंटी सेल्स आर स्लाइटली मोर रेज्ड than the general surface of the stem, and they are the pores used in woody stem cell or mature roots for the process of gaseous exchange। ठीक है, और यहाँ पे कैसे होती है, gases diffuse in and out of general surface of young roots and the gases are found in soil surrounding the roots। इस तरह से roots में से ये gaseous exchange होती है। और aquatic plants में कैसे होते हैं, the aquatic plants get oxygen dissolved in water and release carbon dioxide in water। ठीक है, तो this is all about the gaseous exchange in plants। 4 चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, 4 पॉइंट्स में मैंने बताई हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में हमने जो गैसेस एक्सचेंज की है वो किस में स्टडी की है, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स। यंग स्टेम्स में और लीव्स में गैसेस एक्सचेंज की है, उसको हमने देखा है। दूसरा हमने जो गैसेस एक्सचेंज पढ़ी है, गैसेस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स। ठीक है, और तीसरा हमने जो है रूट्स के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए, और चौथा पॉइंट जो है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज आपने देखा है। ठीक है, और इसके साथ ही हमने जो है 2 सिचुएशंस भी स्टडी की हैं लीव्स के अंदर, कि डे टाइम में वो ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम करते हैं, लेकिन नाइट टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं।
So hopefully it is clear to you all. यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो आप मुझे रिएक्शंस दे सकते हैं जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज 10.2 जो है वो क्या है, रेस्पिरेशन इन और ब्रीदिंग इन ह्यूमन, द एयर पैसेज ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और इसके लिए मैं सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं इसकी रीडिंग करता हूँ। आपको सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो देखना है और उसके पार्ट्स को देखना है, उनको फिर हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को गौर से अगर देखें तो सबसे ऊपर कौन सा नाम लिखा है, नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी के नीचे लिखा है नॉस्ट्रल, और नॉस्ट्रल के नीचे लिखा है ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी आपका माउथ है। ठीक है, माउथ के जरिए भी, मुंह के जरिए भी हम हवा का तबादला करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और नेजल कैविटी के जरिए भी, नॉस्ट्रिल्स के जरिए भी। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स क्या है, ये जो हमारी टिप ऑफ द नोज है, ये जो हमारे दो होल बने हुए हैं नाक के अंदर, इसको नॉस्ट्रल कहते हैं। और ये होल जब बैक साइड पे जाते हैं तो एक कैविटी में तब्दील हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। और इसी तरह से ये हमारा जो माउथ पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। ठीक है, अब ये दोनों जो है नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल या फिर ओरल कैविटी, ये तीनों चीजें जो है कहाँ पे ओपन होती हैं, नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं ये वाला, फेरेंक्स। ठीक है, और फेरेंक्स के बाद एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि एपिग्लॉटिस है। क्या है, एपिग्लॉटिस है। ठीक है, और एपिग्लॉटिस वो चीज है जो कि हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक को और रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंट्रोल कर रही होती है। जब हम खाना खा रहे हैं तो एपिग्लॉटिस जो फ्लिप है, ये हमारे नेजल जो ये ट्रैकिया है उसे क्लोज कर देता है, और जब हम सांस ले रहे हैं तो ये फिर फूड ट्रैक को जो है क्लोज कर देता है, ताकि हवा जो है खाने वाले हिस्से में ना जाए और खाना जो है हवा वाले हिस्से में ना जाए, सांस की नाली में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है तो वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए खुदा ताला ने ये बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन हमें दी है। और उसके बाद एपिग्लॉटिस के बाद ग्लॉटिस है, और ग्लॉटिस के नीचे वाला पोर्शन आप देख सकते हैं ट्रैकिया है। ये जो विंड पाइप है इसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एल्व्यूलर डक्ट में। किसमें, एल्व्यूलर डक्ट में। और एल्व्यूलर डक्ट जो है वो कहाँ पे ओपन होती है, स्मॉल सैक ऑफ द वन सेल थिक जो है स्मॉल सैक होते हैं, ये बैलून लाइक सैक्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप होती है और वहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। ठीक है, तो ये जो है हवा के पैसेज का तरीकाकार है हमारी बॉडी में, कि हवा सबसे पहले हमारी नॉस्ट्रिल्स में आती है, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, और या फिर ओरल कैविटी में आएगी, और ओरल कैविटी से फेरेंक्स में। ठीक है, तो ये पहले यानी ओरल कैविटी, नॉस्ट्रल या नेजल कैविटी के थ्रू एयर जो है वो इट विल पास थ्रू आर फेरेंक्स, और फेरेंक्स से एपिग्लॉटिस, और ग्लॉटिस से होते हुए ये ट्रैकिया में जाएगी, और ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल में, और ब्रोंक्यूल से एल्व्यूलर ड्रक्ट के थ्रू ये एल्वोलाई में जाएगी, और वहां पे जो है गैसेस एक्सचेंज होगा कि जो एल्वोलाई में ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर चली जाएगी, ब्लड के साथ शामिल हो जाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई में आ जाएगी, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको ये रेड कलर का नजर आ रहा है, ये रेड कलर का मस्कुलर स्ट्रक्चर नीचे जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, मैं बता दूं आपको, ये डायाफ्राम है।
डायाफ्राम जो है हमारी ब्रीद इन और ब्रीद आउट में बड़ा हेल्प करता है। मस्कुलर ऑर्गन है, जब हम सांस इनहेल करते हैं तो डायाफ्राम जो मस्कुलर ऑर्गन है ये नीचे की तरफ पुश हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। लेकिन जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से वो पुश करता है लंग्स को और हवा उसमें से बाहर निकल जाती है। तो मेरे ख्याल में ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल, ऑरल कैविटी ये ओपन होंगे फेरेंक्स में, और उसके फेरेंक्स आगे कनेक्टेड है एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस वाले पोर्शन के साथ, जो कि आगे आपके विंड पाइप यानी ट्रैकिया के साथ कनेक्टेड है। जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में तब्दील हो जाता है, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होके एल्व्यूलर डक्ट में, और एल्व्यूलर डक्ट जो है एल्वोलाई में। तो अगर ये तरतीब आप याद रख लें तो इसी तरतीब से हम इसको पढ़ते जाएंगे। यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ आपकी बुक से, आप ये सामने देख सकते हैं। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ पार्ट थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैस इट गोज आउट। तो एयर पैसेज वे जो है ये बहुत सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें होता क्या है कि एयर जो है लंग्स में फिल इन होती है और उसके बाद गैसियस एक्सचेंज के बाद गोज आउट। एंड दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, और उसमें सबसे पहले नेजल कैविटी है, ठीक है। नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी एंड इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल। जो नेजल कैविटी है जो बाहर की तरफ खुलती है नॉस्ट्रिल के थ्रू, और नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, ठीक है। टू पोर्शन है, आप देख सकते हैं कि नेजल कैविटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक सेलुलर मेम्ब्रेन पोर्शन के जरिए, और ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स। नोज के अंदर आपके आप देख सकते हैं कि हेयर्स भी होते हैं और म्यूकस भी होता है, और इनका काम क्या होता है कि ये फिल्टर करते हैं एयर को, क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं कि वो अंदर ना जा सकें, और बैक्टीरिया वगैरह को या जर्म्स वगैरह को भी ये रोकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है नेजल कैविटी का या नोस्ट्रिल्स का क्या है, ये फिल्टर करते हैं एयर को, फिल्टर द एयर। और दूसरा इसमें म्यूकस जो मौजूद होता है, म्यूकस जो है हवा को मॉइस्चर भी करता है, मॉइस्चर यानी उसे जो है नमी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है ड्राई एयर जाएगी तो उसकी वजह से ड्राईनेस आएगी और हमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर हवा ठंडी होगी या गर्म होगी, बाहर की हवा का टेम्परेचर जो है वो यूजुअली कम होता है, तो इसलिए जो है नेजल कैविटी जो है म्यूकस जो है वो वार्म करने में भी हेल्प करता है, वार्म द इनकमिंग एयर, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है टेम्परेचर मेंटेनेंस के अलावा जो है वो उसको हमें बचाता भी है बैक्टीरिया वगैरह से भी, ठीक है। तो चार फंक्शन मैंने बताए हैं यहाँ पे नेजल कैविटी और नॉस्ट्रल के। पहला फंक्शन क्या है, नोट डाउन कर लें कि इट फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। क्या है, फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। दूसरा, इट प्रोवाइड मॉइस्चर, इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू द एयर। और तीसरा, ये वार्म करता है, इट वार्म्स द एयर। और चौथा, ये हमें जो है बैक्टीरिया वगैरह से या दूसरी चीजों से भी बचाता है। So this is all about the nasal cavity. The next portion is pharynx. Nasal cavity या nostril किस में ओपन होते हैं, pharynx में। या oral cavity है तो oral cavity से भी हवा जो है एंटर किस में होगी, pharynx में। तो दूसरा पोर्शन जो आ जाता है pharynx. So nasal cavity opens into the pharynx by means of two small opening called internal nostrils. And pharynx is a muscular passage. Pharynx क्या है, muscular passage है, एंड इट कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। फेरेंक्स के थ्रू एयर भी जाती है और फूड भी जाता है। सो इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस। अगर इसमें से खुराक जा रही है, फूड जा रहा है, तो ये एसोफेगस से कनेक्ट होता है, और अगर इससे एयर जा रही है तो ये किसके थ्रू किससे कनेक्ट होता है, लेरिंग्स से या विंड पाइप से, ठीक है, ट्रैकिया जिसको बोल रहे हैं।
So the air goes from pharynx into larynx, and we know that glottis is the narrow opening. जो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ग्लॉटस एक नैरो ओपनिंग है एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंक्स विच लीड्स टू इनटू लेरिंक्स। और ये ग्लॉटस और एपिग्लॉटस ही इसे बचाते हैं कि हवा जो है फूड पाइप में ना जाए और जो फूड है विंड पाइप में ना जाए। तो यहाँ पे 3 पोर्शन हम स्टडी कर चुके हैं। पहला जो है नॉस्ट्रल और नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी जो है ओपन हो रही है फेरिंक्स में, और फेरिंक्स जो है वो हवा को किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, लेरिंक्स की तरफ थ्रू ग्लॉटस और एपिग्लॉटस। अब लेरिंक्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, द लेरिंक्स इज अ बॉक्स। जानवरों में और हम में जो है फर्क किस चीज का होता है, ये लेरिंक्स का ही फर्क होता है। लेरिंक्स इज अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज बोन जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल से। और इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रैकिया। ये फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान कनेक्शन है। लेरिंक्स इज अ कनेक्शन बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रैकिया। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड। यहाँ पे फाइब्रस यानी जो रबर की तरह के जो है यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि स्ट्रेंथ करते हैं अक्रॉस द लेरिंक्स। एंड वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो उसकी वजह से आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी लैंग्वेज है। सो वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉइस बॉक्स। इसके हवाले से भी आपने ये क्वेश्चन है, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड and the movement of lips, cheeks, tongue and jaws produce specific sound which result in speech. दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ ध्यान से, ये ब्लू लाइंस को देखिए अपनी स्क्रीन पे। वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, cheeks, tongue and jaws produce specific sound which result in speech. And speech is an ability that human only are gifted with, and this is one of the characteristics which has put human being superior to all creation. Hopefully it is clear. The next part is larynx. So larynx continue to the trachea. Larynx trachea में चला जाता है जो कि wind pipe है, इसको wind pipe कहते हैं। और इसकी जो length है, it's about 12 centimeter long tube which lies in front of esophagus, and there are C-shaped cartilaginous ring in the wall of trachea. इसके अंदर C-shaped cartilaginous rings होते हैं जो कि इसको जो है कोलैप्स होने से बचाते हैं। So these cartilage keep the trachea from collapsing, and even when there is no air, जब हवा नहीं है तो इसको चिपकने से बचाते हैं। ये इसका फायदा है। So on entering the chest cavity, trachea जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ब्रोंकाई या ब्रोंकस। तो ब्रोंकाई also have cartilaginous plate in their walls and each bronchus entered in the one. आपको पता है कि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, इसलिए जो एक विंड पाइप है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। 2 ब्रोंकाई में, एक ब्रोंकाई जो है एक लंग्स में चला जाता है, दूसरा ब्रोंकाई दूसरे लंग में चला जाता है। और each bronchus entered in the lungs of its side and then divide into smaller branches, और उन branches को हम bronchioles कहते हैं, जो कि अगले पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं। So the bronchi continue dividing in lungs until they make several fine tubes called bronchioles, and bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower. और bronchioles जो है end as fine tubule called alveolar duct, और each alveolar duct जो है वो किस में ओपन होती है, एक पाउच, बैलून लाइक पाउच है, क्लस्टर ऑफ पाउचेस है जिसको एल्वोलाई कहते हैं। और एल्वोलाई वो जगह है जो जहां पे रेस्पिरेशन अकर होती है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज अकर होती है। So each alveolus sac like structure lined a single layer of epithelial cell, or it bound on the outside by a network of capillary. ये एक सैक होता है जिसके बाहर कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और इनके दरमियान गैसेस एक्सचेंज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो कि आपने किस में पढ़ा था,
चैप्टर नंबर 4 ऑफ 9th क्लास में। ठीक है, तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज इंसानों में होती है। और पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है, जो कि एल्वोलाई तक लेके आती है। तो एल्वोलाई में से उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में चला जाता है और वहां से पूरी बॉडी में। इस तरह से जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया नॉस्ट्रिल के जरिए या मुंह के जरिए, और वो लंग्स में गई और लंग्स से फिर हार्ट में, और हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू चली जाती है। तो यहां से मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ये लास्ट पैराग्राफ। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्ड इनटू द लंग्स and branches into the atrioles and then into capillaries which surround the alveoli, and these then join together to form the venulus which form pulmonary vein, or pulmonary vein carry the oxygenated blood back to the heart, और हार्ट से पूरी बॉडी में और हर सेल को ऑक्सीजन मिलती है, और वहां पे ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होके क्या करेगी, एटीपी प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से हम हर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे भाग रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, वो एटीपी की हेल्प से हम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे lecture. If you have any question regarding it, you can ask me.